Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. And today is our fifth lecture for the course of Design of Structures. In general, this course is for BSc Civil Engineering 8th semester, and I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 5 and week number 5. Now, as per OBE system, today the topic of today's lecture is connecting with CLO number 1. These are your reference textbooks, as we have already discussed in our previous classes. So the topic of today's lecture is bridges. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने रिटर्निंग वॉल्स के डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिज़ाइन भी पढ़े और उससे कनेक्टेड थ्योरीज भी पढ़ी। उन सिस्टम्स के अंदर हमने किस तरह से अंडर सरचार्ज लोडिंग या अंडर नॉर्मल लोडिंग हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। फ्रॉम लेक्चर नंबर 5 to 8 वी विल कवर द ब्रिजेस and what are the bridges types, what are the components, and also we will discuss about the design recommendations and design points. So in our previous lectures, first of all, we discussed about the retaining walls, its types, uses, and internal friction angle between the soils, forces which are acting on the retaining walls. उसके बाद हमने थ्योरीज पढ़ी, जो डिफरेंट थ्योरीज थी, कूलम्स थ्योरी है, रैंकाइन्स थ्योरी है, किस तरह से ये थ्योरीज को हम अप्लाई करते हैं हमारे जो डिज़ाइन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद हमने जो है वो डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल अंडर सरचार्ज लोडिंग हमने डिज़ाइन भी किया। अब उस लेक्चर के दौरान हमने जो डिज़ाइन एग्जाम्पल्स पढ़े, जो सिंपल डिज़ाइन रिटर्निंग वॉल्स के थे, जिस तरह ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल आ गया या सेमी ग्रेविटी रिटर्निंग वॉल ऊपर हो गया, वो हमने जो है वो लैब की टाइमिंग के दौरान आपको वकास साहब ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए होंगे। और आज जो है वो हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रिजेस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस, कि डिज़ाइन की कंसिडरेशन पॉइंट्स क्या हैं जब हम ब्रिज को कंसीडर करते हैं। उस हवाले से बेसिक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली जो है वो ब्रिज के कुछ कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू ब्रिजेस, या ब्रिज क्या होती हैं। जनरली आपने अपने रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या ब्रिजेस देखे होंगे। सो ब्रिज बेसिकली इज अ स्ट्रक्चर हैविंग एन ओपनिंग नॉट लेस देन 6000 मिलीमीटर या 6 मीटर। अगर आपकी किसी भी स्ट्रक्चर की जो ओपनिंग है, ब्रिज की जो ओपनिंग है, वो 6000 मीटर से और 6000 मिलीमीटर से कम है, तो इट विल बी कंसीडर एज अ कलवर्ट्स। अगर 6000 मिलीमीटर से ज़्यादा है विड्थ की ओपनिंग, विड्थ ओपनिंग नॉर्मली डिपेंडेंट होती है हमारी रोड की विड्थ के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो 6 मीटर ओपनिंग होनी चाहिए। इट विल बी कंसीडर एज अ ब्रिज। अगर 6 मीटर से ओपनिंग उसकी ज़्यादा है तो ब्रिज कंसीडर होगा। अगर ओपनिंग 6 मीटर से कम है, इट विल बी कंसीडर एज अ कलवर्ट्स। कलवर्ट्स नॉर्मली हम हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर इनको मोरियां भी कहा जाता है, या जो लोकल चैनल्स होते हैं उनके ऊपर हम छोटी सी कलवर्ट्स भी बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं। ये आपका एक ब्रिज है और ये आपके डिफरेंट टाइप्स के कलवर्ट्स हैं। देन वी हैव अ ब्रिज के कौन से की एलिमेंट्स क्या होते हैं। ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर। आपका पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो विदाउट ब्रिजेस इनकम्प्लीट नेटवर्क कहलाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम सीपेक का एक प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं, जो कि फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान से लेके जो लोअर स्ट्रीम एरियाज ऑफ पाकिस्तान तक कम्प्लीटली एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, ऑलरेडी भी बिछा हुआ है, हम एक नया नेटवर्क भी बिछा रहे हैं। तो उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्स आ जाती हैं, चैनल्स आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाती हैं। तो उन चैनल्स या उन कैनाल्स के ऊपर या रिवर्स के ऊपर आप जो है वो हमारा एक मोड ऑफ कन्वीनियंट या एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हो, ताकि जो रोड का नेटवर्क है, रेलवे का नेटवर्क है, वो आपका प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए। उस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम जब डेवलप करते हैं, दैट स्ट्रक्चर आर नोन एज अ ब्रिजेस। और ब्रिज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कंट्रोल्स द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपने प्रोवाइड किया, उसकी ओवरऑल कैपेसिटी, कितनी ट्रांसपोर्ट जो है वो जा रही है एक डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये दोनों चीजें वाइस वर्सा एक पूरी कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। इट इज द हाईएस्ट कॉस्ट एज पर माइल के हिसाब से। इट कॉस्ट अस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कि जब आप एक ब्रिज बनाते हो एक इंडस रिवर के ऊपर या चनाब के ऊपर, जब आप एक ब्रिज बनाते हो पर माइल के हिसाब से, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर।
इफ द ब्रिज फेल्स द सिस्टम फेल्स, कि अगर आपका एक ब्रिज फेल हो जाता है आपका पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो अंडरस्टूड बात है कि आपका एक रिवर है जिसके नीचे से पानी फ्लो हो रहा है, ऊपर आपका एक ब्रिज था, पानी के बहाव की वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, आप मूव नहीं कर सकते, आपकी ट्रैफिक जो सिस्टम है पूरा कंप्लीट वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका डैमेज हुआ और वो अफेक्ट हो जाता है। सो नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। अगर हम इन डिटेल में बात करें तो ब्रिज इटसेल्फ इज अ ह्यूज फील्ड। वो एक पूरी सिविल इंजीनियरिंग के एमएससीज के अंदर या पीएचडीज के अंदर हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज हैं पूरे अवेलेबल। कंप्लीट कोर्सेज ब्रिज इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या ब्रिज इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स जो है एमएससी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कवर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कवर अप करते चलें, ताकि जो डिज़ाइन हम जब स्टार्ट करें उसके अंदर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ब्रिज बेसिकली इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। नंबर वन इज द सुपर स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द सब स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली जो है आपका अपर पोर्शन जो ब्रिज का है, जो हॉरिजॉन्टल स्पैन है जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक मूव कर रही होती है, दैट पार्ट बेसिकली इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। और उसके नीचे वाला जो भी पोर्शन है स्ट्रक्चर का, दैट पोर्शन विल बी कंसीडर्ड एज द सब स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द ब्रिज व्हिच सपोर्ट्स द हॉरिजॉन्टल स्पैन। जो हॉरिजॉन्टल स्पैन आपने बनाया, जो सुपर स्ट्रक्चर आपने बनाया, उसकी सपोर्टिंग के लिए जो आप मेंबर्स बनाते हो, दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज द सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ दैट मेंबर। तो ये हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर एक हॉरिजॉन्टल प्लान है, ये ब्रिज की डेक है जो कि ब्रिज की स्लैब कहलाती है। ये आपके पास बियरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, रबर पेड्स वगैरह हम यूज करते हैं, पाइल्स हो गए, पियर्स हो गए, ये पियर्स हैं, ये पाइल्स हैं, ये पाइल कैप है, ये अपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो डिस्कस भी करते चलते हैं। Then we have these are also you can see here from the clear pictures also जो गर्डर्स हैं उन गर्डर्स के दरमियान हम हॉरिजॉन्टल मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट मेंबर्स बेसिकली आर नोन एज अ डायाफ्राम्स। और ये आपकी ब्रिज की डेक्स हैं, ये आपके ब्रिज के गर्डर्स हैं, ये पियर कैप्स हैं और ये आपके पियर्स हो गए। यहाँ पे आपको एक पाइल कैप नजर आ रही है और इनके नीचे जो है वो आपके पाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड होता है। तो ये था आपका कंप्लीट एक मैकेनिज्म। अब आते हैं ब्रिज अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, ब्रिज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Bridges can be classified according to the materials types, according to the usage types, according to the span types and according to the structural forms types. अब मटेरियल्स के हवाले से किस तरह से टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। अगर ब्रिज आपका कंक्रीट का बना हुआ है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंक्रीट ब्रिज। अगर स्टील का बना हुआ है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टील ब्रिज, वुडन ब्रिज। तो ये आपका एज पर मटेरियल्स कंक्रीट या एज पर मटेरियल्स जो ब्रिजेस हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। Now as per usage we have a pedestrian bridges, we have railroad bridges and we have a highway bridges. And as per spans we have a short span bridges, we have medium span bridges and we also have a long span bridges. So it's very easy कि materials के बेस पे जो वो कैटेगरीज की कौन कौन सी हैं, अगर जिस मटेरियल का ब्रिज बना हुआ है उसी मटेरियल के हिसाब से हम उसको नाम दे रहे हैं, यूजेज के हिसाब से, स्पैन के हिसाब से एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म के हिसाब से आपके स्लैब्स हैं, गर्डर्स हैं, ट्रसेस हैं, आर्च मेंबर्स हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, केबल स्टेड ब्रिजेस हैं। तो ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिजेस हो गए जो कि हम जनरली इनको कंसीडर कर रहे होते हैं हमारी रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर। Now it's however suitable to classify bridges according to the location of the main structural elements related to the surface on which the user travels. कि mainly on the based on the surface, based on the location, हमने suitably जो है वो bridges को classify किया गया into the suitable types. Number one is the main structure below the deck line. जो आपकी ब्रिज का जो डेक है, डेक यानी कि स्लैब्स हैं, उनके नीचे वाले स्ट्रक्चर को किस तरह से कंसीडर करते हैं, उनके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को किस तरह से कंसीडर करते हैं और उसी पॉइंट के ऊपर हमारे कौन कौन से मेंबर्स लाई हो रहे होते हैं उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी तीन जो है वो बेसिक टाइप्स हैं, कंपोजिशंस हैं। अब जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं, उस फंक्शन के हिसाब से ब्रिज को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। Some of the most important types basically are truss bridges, arch bridges, suspension bridges and cantilever bridges. जो बहुत सारे इसके अलावा भी टाइप्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो ये चार हैं।
इनके अंदर जो है वो ट्रसेस, आप ऑलरेडी स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कस करा है। ट्रसेस जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, इंक्लाइन मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर्स, टेंशन मेंबर्स का एक कम्युलेटिव रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये आपका एक सिंपल ट्रस की इमेज नजर आ रही है यहाँ पे। ये आपके कंप्रेसिव मेंबर्स हैं, ये आपके टेंसाइल मेंबर्स हैं, इंक्लाइन ब्रेसेस हैं, ये आपके ज्वाइंट्स कहलाते हैं। सो ये आपका एक रियल लाइफ ट्रस है जो ओल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। Truss design is to support the bridge deck. The truss may have a compression or tension members. The joint of truss is basically plays an important role. किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ज्वाइंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल, लेकिन इन द केस ऑफ ट्रस हमारा जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वो हमारा ज्वाइंट होता है। तो ट्रसेस के अंदर जो फोर्स की एनालिसिस है या फोर्स को जब हम कंसीडर करते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू द इंक्लाइंड मेंबर्स। हमारे पास जो है वो लोड मेंबर्स जो होते हैं इंटेंशन के अंदर भी हो सकते हैं, मेंबर्स कंप्रेशन के अंदर भी हो सकते हैं। मेंबर्स को हम डिफरेंट जो है वो ज्वाइंट्स के ऊपर एज अ पिन ज्वाइंट्स कंसीडर करते हैं, जिनकी मूवमेंट्स जो है वो हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं या अचीवेबल मूवमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती हैं। ट्रायंगल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, कि जो आपके ट्रसेस मेंबर के अंदर जो आपने वेरियस मेंबर्स को इंक्लाइन ब्रेसेस के जरिए जब कनेक्ट किया तो ये दिस बेसिकली प्रोवाइड्स एज एन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और जैसे ही फोर्सेस आपके अप्लाई होते हैं ये मेंबर्स आपके समहाउ कुछ कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो बियर कर रहे होते हैं, कुछ जो मेंबर्स हैं वो आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम अपने रीइंफोर्स कंक्रीट एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं इसी तरह से आपके ट्रसेस एलिमेंट जो है वो भी बिहेव कर रहे होते हैं। जो अपर रीजन्स हैं वो आपके एज अ कंप्रेसिव फोर्सेस या स्ट्रेसेस को बियर करते हैं, जो बॉटम रीजन्स हैं उनको हम टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर कर रहे होते हैं। और अगर हम इस पूरे को एज अ रबर पैड की तरह कंसीडर करें लेट सपोज, तो जब हम उसको बेंडिंग फोर्सेस अप्लाई करेंगे, जब हम उसके ऊपर सेंट्रॉइड के ऊपर लोडिंग अप्लाई करेंगे तो अपर जोन के अंदर आपके रिंकल्स डेवलप हो जाएंगे। तो जिस जोन के अंदर रिंकल्स डेवलप हो रहे हैं दैट जोन विल बी कंसीडर्ड एज अ कंप्रेसिव जोन, और जिसके अंदर एक पुलिंग फोर्सेस जनरेट हो रही हैं दैट मेंबर विल बी कंसीडर्ड एज अ टेंसाइल मेंबर्स, और टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उस मेंबर के अंदर। Similarly, we have also discussed in the reinforced concrete cases कि reinforced concrete बीम के अंदर जब आपकी reinforcement प्रोवाइड हो गई, कंक्रीट फिल हो गई, हम एक सेंट्रॉइड के ऊपर लोडिंग अप्लाई करते हैं तो मेंबर जो है वो उसके अपर सरफेस के अंदर कंप्रेसिव जोन डेवलप होता है या आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हुई, और बॉटम के अंदर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती है। अब द वेज टू स्ट्रेंथन द मेंबर्स बेसिकली इन बेंडिंग, क्या हम अगर मेंबर को बीम को इस फॉर्म के अंदर लगाते हैं तो बीम विल बिहेव डिफरेंटली। अगर हम इस फॉर्म के अंदर लगाते हैं तो बीम का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट चेंज हो गया, सेक्शन मॉडुलस चेंज हो गया ओवरऑल। अगर आपकी जो मेंबर की जो ओरिएंटेशन है उस हिसाब से जब आपने चेंज की ओरिएंटेशन को, द डिक्रीज ओवरऑल लेंथ एंड डिफ्लेक्शंस भी रिड्यूस हो जाती हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन या मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज भी चेंज हो गए, एंड यूज स्ट्रॉन्गर मटेरियल जिसकी वजह से इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल्स भी चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल था या सिमिलर कंसिडरेशंस हैं ट्रसेस मेंबर्स के अंदर भी। यहाँ से हम बीम का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। नाउ वी हैव आर्च ब्रिजेस। आर्च ब्रिजेस बेसिकली क्या होती हैं, जिस तरह से आपको ये डिफरेंट आर्चेस नजर आ रही हैं ओल्ड स्ट्रक्चर्स के ज़माने में, आप देख सकते हैं कि जो है वो मैसनरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, स्टोन मैसनरी के, ब्लॉक मैसनरी के या ब्रिक मैसनरी के भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका एक ब्रिज जो है वो एज अ आर्च ब्रिज कहलाता है, दिस वाज द एंशिएंट टाइम, जो एंशिएंट टाइम के अंदर यूज होता था। अभी इसी स्ट्रक्चर का एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यूज होता है, एंड मॉडिफाइड फॉर्म जिसके अंदर हमने जो मैसनरी वर्क था उसको हमने खत्म करके स्टील और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और प्री-स्ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट में ले आए। इसकी वजह से ओवरऑल जो इसका वेट था स्ट्रक्चर का वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जब सिग्निफिकेंटली अपना लोड रिड्यूस हो गया तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। अब आर्चेस के केस के अंदर आपकी लोड्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं कि जैसे आप आर्च के ऊपर मेंबर्स आपके एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, जब आपका स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई हुआ इस मेंबर के जरिए स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो गई इस मेंबर के अंदर, और मेंबर जो है वो मेंबर टू मेंबर स्ट्रेसेस ट्रांसफर होती जाती हैं। और इस केस के अंदर आपके क्योंकि इंक्लाइंड के अंदर फोर्सेस डिस्पर्स हो रही हैं तो इंक्लाइंड के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर डेवलप हो रहा है, दूसरा डाउनवर्ड प्रेशर डेवलप हो रहा है।
तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए आप जो है वो हॉरिजॉन्टल एक अबैटमेंट प्रोवाइड करते हो, ताकि आपका जो इंक्लाइन फोर्सेस की वजह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उनको हम काउंटर बैलेंस कर सकें। इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस यूज होते हैं ज़्यादातर, तमाम मेंबर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फेस कर रही हैं एंड नीड्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एट द अबैटमेंट्स। जो आपके अबैटमेंट्स होते हैं वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल मेंबर चाहिए जो इन फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। देन वी हैव अ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के अंदर जो है वो बीम्स को रिप्लेस किया गया हाई स्ट्रेंथ केबल्स के साथ, जो प्री स्ट्रेसिंग के लिए भी यूज होती थी और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स के केबल्स बने हुए थे उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया बीम्स या गर्डर्स को। रिड्यूस द नीड फॉर द पियर्स, गर्डर्स एंड ट्रसेस। और इसकी वजह से गर्डर्स रिड्यूस हो गए, पियर्स रिड्यूस हो गए, ट्रसेस रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से अपना डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से मेंबर्स का अपना डेड वेट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया और लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी वो हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी कैरी कर सकता है। सो दिस वाज द लोड कैरिंग ऑफ द मेंबर्स के सस्पेंशन ब्रिजेस के जरिए जो है वो आपके लोड किस तरह से ट्रांसफर होते हैं कि तमाम ये जो लोड्स हैं ये केबल्स आपकी उठा के टॉप ऑफ द टावर तक ले जाते हैं और ये एज अ कंप्रेसिव डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। हाउएवर टेंसाइल फोर्सेस जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही होती हैं और वो टेंसाइल स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो जाती हैं इस मेंबर के अंदर थ्रू केबल्स, और वो एक आपका जो तमाम लोड्स हैं वो आपके लॉन्गर स्पैन्स के या तमाम जो ट्रैफिक के लोड्स होते हैं वो मेन जो पिलर्स होते हैं उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और पिलर्स जो है वो ट्रांसफर करते हैं टू द डाउनवर्ड इनटू द फाउंडेशन। एंड नाउ वी हैव अ कैंटिलीवर ब्रिजेस। सो कैंटिलीवर ब्रिजेस के अंदर नो सपोर्ट बेसिकली एट द ब्रिज इटसेल्फ, और वो लाई कर रहा होता है एज अ कैंटिलीवर मेंबर जिस तरह से हम बनाते हैं वो आपके एंड्स के ऊपर डायरेक्टली जो लोड ट्रांसफर हो रहा होता है। द मटेरियल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और द स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट। उस केस के अंदर आपकी जो अबैटमेंट्स होते हैं टोटली आपके अबैटमेंट्स के ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा होता है और ये आपको यहाँ पे इस इमेज के अंदर क्लियरली नजर आ रहा है। अगर हम इसको हाफ से ट्रीट करें तो ये मेंबर जो है वो एज अ कैंटिलीवर ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे लोड कैरी हो रहा है, तब तमाम मेंबर का लोड ट्रांसफर हो रहा है और एग्जैक्टली इसी तरह से इस मेंबर का जो लोड है वो एग्जैक्टली इस तरफ से ट्रांसफर हो रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास मॉडिफाइड वर्जन जो प्री स्ट्रेसिंग के आ गए, तो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से हमने बॉक्स गर्डर या बॉक्स जो ब्रिज थे वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिसके अंदर बॉक्स गर्डर्स बनाए गए। A box girder basically reduced the overall weight and the material increased the strength on top and bottom to resist the compression and tension। कि बॉक्स गर्डर की वजह से उसका जो अंदर से क्रॉस सेक्शन पूरा खाली था और क्रॉस सेक्शन खाली होने की वजह से इसका अपना डेड वेट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया, और डेड वेट कम हो गया तो ये आपकी एक हायर स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है और मेंबर के अंदर वही कंप्रेसिव और टेंशन स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, उनको ये इजीली बियर कर लेता है। Now we have some of the famous bridges. Some of the famous bridges around the world कौन सी हैं? तो एक लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है दुनिया की वो चाइना ने बनाई थी, डैनियांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज, जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 164 किलोमीटर्स है। और बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस मटेरियल्स उन्होंने ये ब्रिज बनाई थी। उसके बाद जो है वो लॉन्गेस्ट स्पैन जो जापान ने एक ब्रिज बनाई थी, जिसका जो एक स्पैन है एक मेंबर का दो सपोर्ट्स के दरमियान जो स्पैन है वो अराउंड 2 किलोमीटर्स का था। अकाशी काइको ब्रिज जो इसका लॉन्गेस्ट स्पैन जो है वो अराउंड 2 किलोमीटर का है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त। और जो हाईएस्ट ब्रिज है जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से जिसका जो हाइट थी वो अराउंड 474 मीटर हाई थी, जो सी-डू रिवर ब्रिज जो है ये आपकी बनाई गई थी, दुनिया के अंदर इस वक्त भी अवेलेबल है और ये हाईएस्ट ब्रिज कंसीडर होती है। सम फेमस ब्रिजेस इन पाकिस्तान, वी हैव अ लैंसडाउन ब्रिज इन सक्खर, जो कि आपके ट्रस मेंबर्स के जरिए या जो आपके केबल मेंबर्स ये आर्च एज आर्च एक्ट कर रहा है, ये वाला मेंबर अपर रीजन, और ये आपका स्ट्रेट जो है वो ट्रैफिक को लोड पास करने के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद वी आल्सो हैव अ जामशोरो ब्रिज, then we have a Attock bridge also। these are some famous bridges in Pakistan जो longest spans भी हैं। उसके बाद जो है वो मलिर ब्रिज है कराची की, जिसके अराउंड पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट ब्रिज कंसीडर होती है, जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 5 किलोमीटर्स है। चिनियोट ब्रिज जो रेलवे की यार 1877 के अंदर बनाई गई थी बाय यूजिंग स्टील मटेरियल्स, और ये स्टील जो है वो फंक्शनल स्टेज के अंदर है, स्टील ये काम कर रही है अपना सक्सेसफुली। हाउएवर द मटेरियल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, हमें इनकी जो एक रेट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग की प्रॉपर ज़रूरत तो है, लेकिन जो है वो इस वक्त ये ब्रिज अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर और स्टिल रनिंग कंडीशन के अंदर सक्सेसफुली काम भी कर रही है।
एंड नाउ दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया, जो कि ब्रिज बनाई गई थी M2 मोटरवे के ऊपर, और ये एशिया की किसी ज़माने में या आई थिंक आजकल भी एशिया की हाईएस्ट ब्रिज मानी जाती है। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ब्रिज डिज़ाइन, कि ब्रिज को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस या पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं या क्या होती हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ ब्रिज स्ट्रक्चर कोइंसाइडिंग विद द डेक लाइन, जो आपकी कोइंसाइडिंग डेक लाइन कंसिडर होती है, जो कि स्लैब्स होती हैं, स्लैब के एक सेंट्रोइडल एक्सिस के अंदर हम एक डेक लाइन कंसिडर करते हैं। उसके अंदर आपके वेरियस टाइप्स ऑफ टी गर्डर्स भी यूज होते हैं, स्ट्रेस गर्डर्स भी यूज होते हैं, बॉक्स गर्डर्स भी हैं, स्लैब्स रेस्टिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मेंबर्स या पियर कैप्स वगैरह, या जो पियर्स के जरिए आप लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर नंबर 1 पॉइंट वी हैव अ रोडवे विड्थ, कि रोडवे विड्थ जो है या आपकी जो ब्रिज है उसकी ओपनिंग कितनी होनी चाहिए। To avoid a sense of restriction requires that the roadway width on the bridge be the same as the approaching highway, कि जो अप्रोचिंग हाईवे जितनी लेन्स का हाईवे आ रहा है, हमारी कोशिश यही होती है कि कंजेशन ऑफ द ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हम वही विड्थ ऑफ द रोड या विड्थ ऑफ द ब्रिज ओपनिंग प्रोवाइड करें, जिससे जो है वो हमारी कंजेशन ऑफ द ट्रैफिक को हम रोक सकें इन फ्यूचर। And we have a loads, different types of categories, different types of loads जो कि आपके normally consider हो रहे होते हैं ब्रिज को डिजाइन करने के लिए। Some types we have a permanent load, some also we have a transient loads। कि permanent loads basically आपके जो self weight of the members होता है, self weight of the girders, decks, wearing surfaces, curves, parapets and railings। उसके बाद जो utilities आप लगाते हो, luminaries जो लगाते हो, and pressures from the earth retaining materials। तो ये तमाम जो परमानेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपके मेंबर के अंदर या मेंबर के ऊपर, दैट फोर्सेस बेसिकली विल बी कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ परमानेंट लोडिंग्स। एंड परमानेंट लोडिंग के अंदर मजीद हमारे पास 2 अदर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं डेल लोड्स की। नंबर 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय डीसी, जिसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं डेल लोड ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल अटैचमेंट, जो कि फिक्स आपके स्ट्रक्चर के साथ अटैच हैं, वो हमारी जो लोड्स है वो कंसीडर होते हैं इन द कैटेगरी ऑफ डीसी एज परमानेंट लोड। एंड सेकंड बेसिकली इज डीडब्ल्यू, जो कि आपके वियरिंग सरफेसेस के लोड्स हैं, यानी आपके एक ब्रिज बन रही है उसके ऊपर आप एक बिटुमिनस की लेयर लगाते हो, वियरिंग सरफेस की लेयर लगाते हो, दैट वियरिंग सरफेस विल बी कंसीडर्ड एज द डीडब्ल्यू कैटेगरी। तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो डेल लोड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद जो मटेरियल्स हैं, हमारे जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, कंक्रीट हो गया, रिजिड पेवमेंट्स के अंदर कंक्रीट यूज होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के अंदर बिटुमिनस कंक्रीट यूज होती है। तो बिटुमिनस कंक्रीट जो है बेसिकली उसकी डेंसिटी आपकी वेरी कर रही होती है 2250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नॉर्मल वेट कंक्रीट की डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप पाउंड पर फीट क्यूब में बात करते हो तो नॉर्मल वेट कंक्रीट जो है वो 150 पाउंड पर फीट क्यूब उसकी डेंसिटी कंसीडर होती है, और बिटुमिनस कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो 140 पाउंड पर फीट क्यूब कंसीडर होती है। ये वैल्यूज जो है ये आपको मेमोराइज करने हैं, याद होने चाहिए, ताकि जब आप एक डिजाइन एग्जांपल्स कंसीडर करते हो, जब आप डिजाइन करने लगते हो तो उस केस के अंदर आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है। एंड देन वी हैव अ लोड फैक्टर्स, जो परमानेंट लोड्स हैं, जैसे हम कंसीडर करते आए हैं हमारे सारे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के अंदर कि वी हैव अ फैक्टर्स फॉर डेल लोड, वी हैव फैक्टर्स फॉर लाइव लोड। लेट्स सपोज फैक्टर लोड इज इक्वल्स टू 1.2 इनटू डेल लोड प्लस 1.6 इनटू लाइव लोड। तो इसी तरह से जब आप एक ब्रिज के केस के अंदर बात करते हो तो वी हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, कि जो डीसी फैक्टर्स है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का लोड है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का लोड है, उसके लिए हमारे पास जो लोड डेल लोड फैक्टर है वो बेसिकली 1.25 है। एंड जो वियरिंग सरफेसेस हैं, क्योंकि वियरिंग सरफेसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद जो आपके इम्पैक्ट जो आपका ट्रैफिक का अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है ऑन द वियरिंग सरफेसेस, तो उस केस के अंदर सेफ्टी मार्जिन जो है वो हमारे पास ज्यादा हम प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो है वो हमारा डेल लोड फैक्टर जो है वो फॉर द वियरिंग सरफेस विल बी कंसीडर्ड एज 1.5। सो एंड सेकंड कैटेगरी इज द ट्रांजिएंट लोड्स। Number 1 was the permanent load and second is the transient load. Transient load के अंदर gravity line loads due to the vehicular, railway and pedestrian traffic, कि जो आपके movement loads हैं, यानी इन कैटेगरी या नॉर्मल बिल्डिंग्स के अंदर हम एक डेल लोड कैटेगरी कंसीडर करते हैं, एक लाइव लोड। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हम जो ग्रेविटी लोड या लाइव लोड्स हैं जो कि व्हीकल्स की वजह से, रेलवेज की वजह से, तो
ग्रेविटी लोड्स बेसिकली जो है ग्रेविटी लाइव लोड्स जो कि व्हीकल्स की वजह से, रेलवेज की वजह से एंड पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की वजह से जो आपके अप्लाई होते हैं, दैट विल बी comes in the category of transient loads. The automobile is one of the most common vehicular live load on most of the bridges. It is the truck that causes the critical load effects. जो मोस्टली आपके ट्रक होते हैं, हैवी लोड व्हीकल्स होते हैं, वो आपके लिए ब्रिज के ऊपर जो क्रिटिकली लोड जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लोड्स क्रिएट करते हैं. सो एंड अदर लोड्स बेसिकली ट्रांजिएंट कैटेगरी में कौन से आते हैं? लेटरल लोड्स ड्यू टू वाटर, विंड, अर्थक्वेक एंड शिप कोलिजन्स. कि आपके जो ब्रिज के आसपास कहीं अगर दो शिप्स आपस में टकराते हैं तो वो भी एक किस्म के हॉरिजॉन्टल वेव्स या हॉरिजॉन्टल प्रेशर जनरेट कराते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करता है. या इवन कोई शिप आपके ब्रिज के साथ टकरा ना जाए, उस केस के अंदर भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटरल प्रेशर्स या लोड्स जो है वो ब्रिज के ऊपर अप्लाई होता है. Following effects caused by live load and are very important and must be considered in the design of the bridge. कि ट्रांजिएंट लोड की वजह से समहाउ जो इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं, उन इफेक्ट्स के अंदर कौन से मेजर चीजें हैं? इम्पैक्ट लोड्स. एक सडनली जो है वो ब्रिज के ऊपर आपकी एक फास्ट कार आ रही थी स्पीड के साथ और उसमें ब्रिज के साथ जो है वो एक इम्पैक्ट के साथ जो है वो टकरा गई, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन इम्पैक्ट लोड जो कि ब्रिज के ऊपर अप्लाई हो रहा है. एंड सेकंड इज द डायनामिक इफेक्ट्स, रिपीटेशन ऑफ द लोडिंग अप्लाई हो रही है. थर्ड इज द ब्रेकिंग फोर्सेस, कि गाड़ी फुल स्पीड के अंदर जा रही थी, अचानक से फुल एक इमरजेंसी ब्रेक आप लगाते हो, गाड़ी एक फ्रिक्शन जनरेट करती है रोड के साथ, एक रगड़ के अंदर प्रेशर डेवलप करती है. एंड देन वी हैव अ सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर्स. सेंट्रीफ्यूगल पर ड्रिफ्टिंग का शौक होता है लोगों को, एक सर्कुलर प्रेशर अप्लाई हो रही होती है. इन सम केसेस के अंदर हो सकता है पॉसिबली. The effect of other trucks simultaneously present कि एक ट्रक आपका ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था, मल्टीपल ट्रक्स आपके ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो इम्पैक्ट्स जो है या इफेक्ट्स हैं वो वेरी कर जाते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं. नाउ वी हैव अ वेहिकुलर डिजाइन लोड्स. कि AASHTO डिजाइन लोड्स बेसिकली मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कैटेगरीज. कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर AASHTO ने ब्रिज के लिए जो है वो लोड्स को डिस्क्राइब किया है. नंबर 1 इज द डिजाइन ट्रक. कि जब आप एक ब्रिज को डिजाइन करने लगे, आप एक ट्रक को अज्यूम कर सकते हैं आपके मेंबर के ऊपर, ब्रिज के ऊपर और या गर्डर के ऊपर, और उस ट्रक की जो इंटेंसिटीज हैं उससे आप कन्वर्ट करते हैं लोडिंग को. एंड सेकेंड इज द डिजाइन टेंडम. वही ट्रक या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकली जो मेंबर्स हैं, वेहिकुलर लोडिंग्स हैं, उनको आप एक टेंडम या एक्सल के फॉर्म में, जब ट्रक मूव करता है ना एक्सल्स के अंदर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है बिटवीन 2 टायर्स. एंड थर्ड इज द डिजाइन लेन्स, जो आपकी रोड की लेन्स हैं, रोड की जो डायमेंशन लाइंस लगी हुई होती हैं कि ये जो वन वे ट्रैफिक है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए ये लाइन की जो राइट साइड है वो आपकी वापस या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसके लिए. तो इस केस के अंदर हमारी जो लेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, टेंडम्स की डिस्ट्रीब्यूशन या डिजाइन कैटेगरी जो है वो डिफरेंट है. एंड थर्ड जो है वी हैव डिजाइन ट्रक्स. तो AASHTO के अंदर डिजाइन ट्रक कैटेगरी के अंदर प्रीवियसली जो है वो HS20 डिजाइन ट्रक जो है वो यूज होते थे. HS20 बेसिकली क्या है? H आपका रिप्रेजेंट करा रहा है हाईवे को, S जो है वो डिनोट्स करा रहा है या रिप्रेजेंट करा रहा है एज ए सेमी ट्रैक्टर यानी ट्रक, एंड 20 बेसिकली इज द वेट ऑफ ट्रक इन टन्स. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन की पहले केस के अंदर कि AASHTO ने जो ट्रक बताए, आप एक ब्रिज डिजाइन करने लगे हो, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक क्या है, एक ट्रक आप अज्यूम करो HS20 का, उसकी बेस या उसकी कैटेगरी के हिसाब से आप ब्रिज को डिजाइन करो. HS20 बेसिकली क्या है? H रिप्रेजेंट्स हाईवे, S डिनोट्स सेमी ट्रैक्टर एंड 20 इज द लोड इन टन्स. एंड उसके बाद न्यू क्लासिफिकेशन जो आई व्हीकल की, उसमें AASHTO 1944 के अंदर LRFD ब्रिज स्पेसिफिकेशंस के तहत इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करा दी, जो कि रिप्रेजेंट होता है HL93 फॉर द हाईवे लोडिंग एक्सेप्टेड इन 93. H यानी हाईवे, L यानी लोडिंग कैटेगरी. इन 1993 जो है वो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया. अब यहाँ पे एक ट्रक है, फॉर एग्जांपल HL93 ट्रक बेसिकली मॉडल या HS20 या 44 जो ट्रक मॉडल हैं वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ी सी उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं. वो किस तरह से कि एक ट्रक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, आप उसका एक इमेज ले रहे हो क्लियर, एक पर्सपेक्टिव एज एलिवेशन आपको नजर आ रहा है. तो जो टायर्स हैं वो लोड के साथ अप्लाई हो रही है या टायर्स जो है वो रोड के ऊपर अप्लाई हो रही है ब्रिज के ऊपर, तो ये हर टायर इटसेल्फ एक लोड ट्रांसमिट कर रहा है इनटू द फाउंडेशन या इनटू द स्ट्रक्चर.
तो फर्स्ट टायर बेसिकली, और ये आपके डिजाइन डायमेंशंस क्लियर है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि आपकी जो ट्रक्स हैं वो डिजाइन ट्रक्स ऑलरेडी बनाए जाते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, और इनकी जो फ्रंट टायर है या मिडिल टायर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका फिक्स है। सम केसेस के अंदर ट्रक्स आपके अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इस ट्रक की कैटेगरी के अंदर इनका डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द फ्रंट टायर से मिडिल टायर तक जो है वो 4300 मिलीमीटर है, और इन जो बैक साइड है बेसिकली मिडिल टायर से लेके बैकवर्ड टायर तक जो डिस्टेंस है वो आपका वेरी कर रहा होता है 4300 मिलीमीटर से लेके 9000 मिलीमीटर तक जो लॉन्ग व्हीकल्स आते हैं। तो जो ट्रक आपका जिस कैटेगरी का ट्रक उस रोड के ऊपर से गुजरना है उसी कैटेगरी के हिसाब से आप लोडिंग को कंसीडर करते हैं। एंड हियर वी हैव अ टेंडम एक्सल। अगर वो डायरेक्टली आपका व्हीकल अपोजिट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो व्हीकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1800 मिलीमीटर टायर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। अब आपने बाकी जो दोनों डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस देना है, इन जनरल हम सेंटर ऑफ टायर से लेके इस तक जो डिस्टेंस देते हैं वही 1800 मिलीमीटर देते हैं। किस तरह से कि आपका जो 800 मिलीमीटर है बेसिकली वो हम जनरली प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस का, और 300 मिलीमीटर जो है वो ओवरहैंग पोर्शन होता है। तो टोटल जो है वो 900 मिलीमीटर का डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 900 मिलीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये पूरा आपका कंप्लीट एक डिजाइन लेन कहलाता है, जिसकी ओवरऑल ओपनिंग जो है वो 3600 मिलीमीटर होती है। और ये आपका टेंडम एक्सल है। टेंडम के अंदर आप क्या करते हो कि व्हीकल जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, इस व्हीकल के जो लोडिंग्स हैं वो किस तरह से 2 लोडिंग अप्लाई हो रही हैं। इस केस के अंदर 3 लोडिंग हम अप्लाई कर रहे थे व्हीकल को एलिवेशन पॉइंट में कंसीडर करके। यहाँ पे हम व्हीकल को जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, दोनों टायर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं। सेंट्रोइड ऑफ द टायर के ऊपर कितनी लोडिंग अप्लाई हो रही है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और इसको हम डिजाइन करते हैं कितनी मेजॉरिटी ऑफ द लोडिंग अप्लाई हो रही है, और हमारा जो है स्ट्रक्चर किस तरह से हम डिजाइन करते हैं। एंड थर्ड वी हैव अ डिजाइन लेन। तो आस्टो की जो रिकमेंडेशंस हैं जो डिजाइन लोड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल वो कंसीडर करता है कि वी हैव अ कारवां ऑफ ट्रक्स, कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रक्स, मोस्ट ऑफ द ट्रक्स जो है एक ही जंक्शन के अंदर से गुजर रही हैं। उस केस के अंदर हम एक यूनिफॉर्मली लोडिंग कंसीडर करते हैं उस पूरी स्लैब के अंदर, उस पूरे रीजन के अंदर हम एक यूनिफॉर्मली लोड कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कंसीडर करता है, जो कोड रिकमेंड करता है, इट इज 9.3 किलो न्यूटन पर मीटर एंड इज अज्यूम टू ऑक्यूपाई अ रीजन ऑफ 3 मीटर के 3 मीटर के स्पैन के ऊपर ये आपका 9.3 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है, या 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है, या आपका 0.064 किलो पाउंड पर फीट स्क्वायर की, या 64 पाउंड पर फीट स्क्वायर की इंटेंसिटी जो है वो उस 10 फीट रीजन के अंदर या 3 मीटर रीजन के अंदर अप्लाई हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है। therefore it will be considered as a design lane load। जो पूरी लेन है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। So now we have a design vehicular design loads. In summary, 3 design loads should be considered: design truck, design tandem and the design lane। जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं 3 जो है वो हमारे पास डिजाइन लोड की कैटेगरीज हैं। सम केसेस के अंदर ये इंडिविजुअल भी कंसीडर होते हैं, सम केसेस के अंदर हम इनको एज अ कंपोजिट या एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। These loads are superimposed by 2 ways to yield the live load effects which are combined with the other load effects, and 2 ways basically आप सुपरइम्पोजिशन कि जो आपके लोड अप्लाई हो रहे हैं, जो लोड आपके एक्ट कर रहे हैं सुपरपोजिशन के अंदर, वो हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रक प्लस लैंड लोड एंड सेकंड इज द टेंडम प्लस लैंड लोड। ट्रक एंड टेंडम ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है कि एक एलिवेशन के अंदर तीनों टायर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपका वो बेसिकली कैटेगरी कंसीडर होती है ट्रक प्लस लैंड, या ट्रक हो गया, लैंड तो आपको अलग एक यूनिफॉर्मली लोड कंसीडर करना है, एंड देन टेंडम वही ट्रक आपका स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, दोनों टायर्स को आप कंसीडर कर रहे हो, जो आपका टेंडम प्लस लैंड, लैंड आपका यूनिफॉर्मली लोड हो गया। And the number of lanes of a bridge basically may accommodated must be established and is important design criterion to such terms are used in the lane design of the bridge. Number 1 is the traffic lane and second is the design lane। अब जो ट्रैफिक की लेन है और जो डिजाइन लेन है इनके अंदर क्या फर्क होता है? सो डिजाइन लेन्स के अंदर हमारे पास एक लेन आ गई ट्रैफिक की लेन, जो कि आप प्रोवाइड करते हो ओपन एक ट्रैफिक के लिए कि हमारे पास कितना ओपनिंग डिस्टेंस है। अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो ओवरटेक डिस्टेंस के लिए भी हमारे पास ओवरऑल कितना डिस्टेंस बचता है। एंड सेकंड इज द डिजाइन लेन। दोनों के अंदर क्या फर्क है? ट्रैफिक लेन इज द number of lanes of traffic that are the
traffic engineer plans to route across the bridge. कि ट्रैफिक इंजीनियर को टास्क दिया गया कि जो हाईवे आ रहा है बेसिकली 4 लेन या 5 लेन या 6 लेन या 8 लेन रोड आ रहा है, तो आपने आगे कितनी ब्रिज की ओपनिंग प्रोवाइड करनी है और ब्रिज के ऊपर नंबर ऑफ लेन्स कितनी होनी चाहिए. Lane width is associated with the traffic lane and is typically 3600 mm या 3.6 मीटर या 12 फीट. जो हम पीछे ट्रक के केस में डिस्कस करा है कि ट्रक के दोनों टायर्स के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो 1800 मिलीमीटर का होता है. 900 मिलीमीटर आपका एक एंड डिस्टेंस है, 900 मिलीमीटर आपके दूसरे एंड पे डिस्टेंस है. टोटल 3600 मिलीमीटर की जो ट्रैफिक लेन बनती है दैट बेसिकली नोन एज अ ट्रैफिक लेन. अब डिजाइन लेन क्या आती है? इट इज द लेन डेजिग्नेशन यूज्ड बाय द इंजीनियर. कि ट्रैफिक लेन हमारी इतनी होती है और उसको हम एज अ डिजाइन इंजीनियर जब यूज करता है, डेजिग्नेट करता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रैफिक एज अ डिजाइन लेन फॉर लाइव लोड प्लेसमेंट. अब वो जब उस लेन के अंदर ट्रैफिक लोड के अंदर जब वो लोड जहां पे अप्लाई कर रहा होता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजाइन लेन. द डिजाइन लेन विड्थ एंड एलोकेशन may or may not be the same as the traffic lane. हो सकता है कि दोनों चीजें सिमिलर हों, लेकिन सम केसेस के अंदर दोनों जो है वो वेरी कर रही होती हैं. ट्रैफिक लेन स्पेसिफाइड विड्थ होती है, डिजाइन लेन के अंदर हम उसको डेजिग्नेट कराता है इंजीनियर अपनी मर्जी से और उसके ऊपर अपनी मर्जी से कहाँ पे लोड मैक्सिमम अप्लाई करना है उसको डिजाइन करने के लिए कंसीडर करता है. तो सम केसेस के अंदर हम सिमिलर भी ट्रीट कर सकते हैं, सम केसेस के अंदर हम उसको वेरिएट भी कर सकते हैं. नाउ द डिजाइन लेन विड्थ कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ विड्थ या नंबर ऑफ लेन्स जो है वो डिफरेंट है. तो इसकी लेन विड्थ कितनी होनी चाहिए? डिजाइन लेन विड्थ. व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रक एंड टैंडम लाइव लोड मूवमेंट्स इज अज्यूम दैट द एक्सिल लोड एक्ट्स एज अ पॉइंट लोड. हम क्या कंसीडर करते हैं? जब एक ट्रक को हमने खड़ा किया अपने ब्रिज के ऊपर, तो जहां पे उसके टायर लग रहे हैं वहां पे वो लोड ट्रांसमिट कर रहा है, तो हम उनको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग अवर स्ट्रक्चर. जबकि रियलिटी में क्या होता है? हाउएवर इन रियलिटी द व्हीकल विल ऑक्यूपाई सम डेफिनाइट विड्थ, कि उसका टायर जो है वो सिर्फ एक पॉइंट या पिन पॉइंट के हिसाब से लोड ट्रांसफर नहीं कर रहा. जबकि रियलिटी में हमारे पास क्या होता है कि टायर जो है वो डायरेक्टली पॉइंट लोड अप्लाई नहीं कर रहा होता, वो समहाउ कुछ विड्थ को कवर कर रहा होता है. हेंस द लाइव लोड मूवमेंट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द डिजाइन लेन विड्थ. कि हम जितनी विड्थ के ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है डिजाइन लेन विड्थ, उसको हम डिवाइड करते हैं, हमारे लोडिंग को रेशो लेते हैं दोनों चीजों का, तो देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजाइन लेन विड्थ. देन वी हैव अ फॉर एग्जांपल इन सिंगल लेन केसेस हमारे पास जो है वो फार्मूलाज हैं कि डिजाइन लेन विड्थ टोटल कितनी होनी चाहिए. वी हैव अ 10 + 5 इन द रूट L1 W1 where W1 इज द टोटल विड्थ ऑफ द जो आपकी ब्रिज है. S यानी कि स्पैन है टोटल ओवरऑल. एस आप एस से भी रिप्रेजेंट करा रहे हो स्पैन को, और आप एल यानी कि उसकी लेंथ कितनी आप कंसीडर कर रहे हो. और इवन अगर आपके पास मल्टीपल लेंस है उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला जो है रिवाइज हो जाता है 84 + 100 1.44 √L1 × W1. वही W आपकी विड्थ हो गई ओपनिंग, और S जो है वो बेसिकली आपका L यानी कि लेंथ ऑफ द स्पैन हो गया या टोटल जो लेंथ ऑफ द ब्रिज हो गई. तो इस केस के अंदर हम जब डिजाइन लेन विड्थ डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारे जो इम्पैक्ट लोडिंग्स कंसीडर हो रही हैं, वो पॉइंट लोड्स किस तरह से कितने रीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन तमाम रीजन्स को हमने फोकस करना है, इवन इन द केस ऑफ सिंगल लेन, इवन इन द केस ऑफ मल्टीपल लेन्स. तो हर केस के अंदर हमारा जो लोड फैक्टर है वो बेसिकली वेरी हो जाता है. एंड देन वी हैव अ मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर. मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर बेसिकली आपका एक फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो. एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमने एक ट्रक को कंसीडर करके हमारे ब्रिज को डिजाइन करना है या हमने किया डिजाइन, लेकिन मल्टीपल ट्रक्स भी उस ब्रिज के ऊपर स्पैन के ऊपर आ सकते हैं. उस केस के अंदर हमारे पास जो एक आप सेफ्टी फैक्टर कंसीडर कर लो या एक जो है वो मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर कंसीडर होता है, जो कि बस बेसिकली वेहिकुलर लाइव लोड्स को मॉडिफाई करता है, गिविंग अस अ प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी यानी कि एक सिमिलर केस में जिस तरह से हम सेफ्टी फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं इसी तरह से एक प्रेजेंस फैक्टर अप्लाई होता है. अब नंबर ऑफ लोडेड लेन्स बेसिकली आपकी कितनी है? अगर एक लेन लोडेड है तो आप मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर जो है 1.2 कंसीडर करते हैं. अगर आपकी मल्टीपल लेन्स लोडेड है तमाम, तो आपका फैक्टर जो है वो स्लोली रिड्यूस होता आता है. तो ओवरऑल लाइव लोड जो है वो हम रिड्यूस करके कंसीडर करते हैं ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इन फ्यूचर सेफ रहे. These factors should be applied before the analysis or design only when doing 3-dimensional modeling, working with the some structures. 3D modeling के अंदर आप इन factors को आप apply करते हो
इन रियलिटी के अंदर क्या होने लगेगा या क्या होगा, वो हमें एक मॉडल पूरा जो है वो एनालाइज हो जाता है। A factor of 1.2 is also used in the line analysis of edge strip of a slab bridge. Slab bridge की edge strip का मेथड जब आप यूज करते हो तो फैक्टर जो है वो प्रेजेंस फैक्टर 1.2 यूज होता है। Now we have a load modifier. उसके बाद लोड मॉडिफायर बेसिकली इज अ फैक्टर जो कि हमारे स्ट्रक्चर की ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर की ओवरऑल डक्टिलिटी, स्ट्रक्चर की ओवरऑल रिडंडेंसी एंड द ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिज के लिए हम एक लोड मॉडिफायर फैक्टर अप्लाई करते हैं। इट कैन बी टेकन एज 1.05 फॉर सिंपली सपोर्टेड ब्रिजेस एंड इज अप्लाइड ऑन ऑलरेडी फैक्टर्ड वैल्यूज ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स। क्या आप इसकी वैल्यू 1.05 सिंपली सपोर्टेड जो स्पैन्स होते हैं उनके लिए आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यूज हैं वो आपकी वेरी हो रही होती हैं। मूविंग लोड का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते। और इस केस के अंदर मिनिमम स्लैब विड्थ या स्लैब की डेप्थ जो मिनिमम कितनी होनी चाहिए फॉर द स्लैब ब्रिजेस। इन द केस ऑफ आरसीसी स्लैब्स मिनिमम जो स्पैन है या मिनिमम डेप्थ है वो डिपेंडेंट होती है स्पैन के रेशो के हिसाब से। स्पैन इज इक्वल्स टू 1.2 एस यानी स्पैन की जो लेंथ है प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 30। ये आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट या फार्मूला है। वेयर एस इज द स्पैन ब्रिज कि स्पैन ब्रिज को आप कंसीडर करके मिनिमम डेप्थ ऑफ द स्लैब या मिनिमम स्लैब की डेप्थ ऑफ द ब्रिज केस के अंदर आप कितनी प्रोवाइड करते हैं, उस केस के लिए आपके पास जनरल फार्मूलाज अवेलेबल है। नाउ वी हैव रीइंफोर्समेंट डिटेल्स इन स्लैब ब्रिजेस। रीइंफोर्समेंट डिटेल्स जिस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, एज अ श्रिंकेज एंड जो है वो आपकी टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट्स, तो आप किस तरह से वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। या आपकी फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स बॉटम रीइंफोर्समेंट है, या आपके एरिया ऑफ स्टील एज अ मेन रीइंफोर्समेंट मूव कर रहा है, या आपकी श्रिंकेज या जो आपकी टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट्स है। तो एज पर ब्रिज अलाइनमेंट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल केसेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये हमारा वही फैक्टर चल रहा होता है, उसी तरह से हम प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ट्रीट करते हैं। एंड देन वी हैव असाइनमेंट नंबर 5। Assignment number 5 is related to the CLO number 1. CLO number 1 basically is the detailed investigation, detailed design guidelines for any type of structure. जब आप theoretically उसका background समझते हो तो वो आपका connected हो जाता है purely CLO 1 के साथ। So अब आपकी इस assignment के अंदर आपने क्या करना है, first of all you have to explain the components कि ब्रिज के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स एंड द फंक्शंस ऑफ द ब्रिजेस, के फंक्शन टाइप्स कौन से हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहा है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्रिजेस, कि ब्रिज क्या रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स, इवन यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम एनी अदर बुक्स आल्सो। And in second question, what are the important design points which we considered while designing any type of bridges? कि जो important design points हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास के अंदर वो आपने हाईलाइट कराने हैं, उनको आपने डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, which we use normally for the design of any type of structure. That's all for today. Thank you very much.